नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन संसद के अंदर लोकतंत्र नहीं है, इस बात का ऐलान खुद विपक्ष ने कर दिया। इसके बाद अगर सत्ता पक्ष की बात करें और सरकार की बात करें तो जब देश के 7 मंत्री बैठे तो उन्होंने भी ये कह दिया कि संसद के भीतर लोकतंत्र नहीं है। अभी हमने देखा कि मॉनसून सत्र में काफी हंगामा हुआ। पहले से ही पेगासस पे गर्मी बढ़ी, फिर मुद्दा आया महंगाई का, दूसरे भी काफी सारे मुद्दे पर जमकर बहस होनी थी, लेकिन हुआ सिर्फ हंगामा। फिर संसद की गरिमा भी हमने देखा कि किस तरह लंचित की गई। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार मॉनसून सत्र में हुआ क्या। मॉनसून सत्र भले ही 21 घंटे और 14 मिनट चला हो, लेकिन 20 बिल उसमें पारित किए गए। अब इस बिल की किसको क्या असर होगी, बस वही हमारा आज का मुद्दा है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा की ओर से कल्प पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। कल्प जी, क्या कहना चाहेंगे? राज्यसभा की अगर बात करें तो 4 बिल इंट्रोड्यूस किए गए, 19 बिल पास हो गए। लोकसभा की बात करें तो 13 बिल इंट्रोड्यूस किए गए और 20 बिल पास हो गए। वो बिल कौन से पास हुए और उसका क्या असर पड़ने वाला है? मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई के नेतृत्व की भारत सरकार करोड़ों देशवासियों के हित में जो कोई भी निर्णय करना होता है उसके लिए संसद में हमेशा तैयार रहती है। चर्चा से हम कभी नहीं भागते और जब जब अगर संसद की गरिमा की बात है, डेकोरम की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी उसे हमेशा फॉलो करती आई है। संसद की एक गरिमा होती है। लेकिन आज हम देखें तो कांग्रेस समेत जो विपक्षी दल है उन्होंने संसद की गरिमा को तार तार करके रख दिया है। संसद के डेकोरम को उन्होंने तार तार करके रख दिया है। संसद की एक जो छाप होती है करोड़ देशवासियों के मन में, आज पूरे देश ने देखा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने कल और इस सत्र में संसद में कैसा व्यवहार किया है। वकैया नायडू जी की आंखों में से भी आंसू आ गए। ये एक बहुत ही दुखद बात है। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि सभी विपक्षी दल, लोकतंत्र में सभी दलों को विरोध करने का अधिकार होता है। कोई भी दल को अगर अपना विरोध है किसी भी बात पे तो वो शांति से विरोध दर्ज कराए, लेकिन ऐसे टेबल पर चढ़ जाना, जोर जोर से चिल्लाना, वहां पे बाउंसरों के साथ और वो महिला जो वार्डन थी उनके साथ भी बदसलूकी हुई, उन्होंने भी आज कंप्लेन की है। इसलिए ये सब बातें हमारे देश के लिए, ये कोई राजनीति की बात नहीं है, भाजपा है, कांग्रेस है या किसी और पार्टी की, ये हमारे देश की एक गरिमा की बात है। इसलिए ऐसी सब चीजों में हमें बहुत ही संवेदनशील रहना है, क्योंकि ऐसी चीजों की जो आवाज होती है वो दूर दूर तक जाती है, देश के बाहर भी जाती है। यानी संसद हमारा मंदिर है और अंतर्राष्ट्रीय संसद स्तर के पर डेकोरम को छवि खराब होती बनाए है। रखना वो इस हमारा। तरीके की धक्का मुक्की ना होनी चाहिए और न ही मार्शल लॉ भी आना चाहिए था इस वक्त। मतलब सिचुएशन गिरनी चाहिए थी। वैसे वो 20 बिल कौन से है, क्या फायदा होगा, किसको होगा? जी, मैं आपको सबसे पहले जो सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिल है वो है ओबीसी सुधारा बिल है, जिसमें राज्यों को फिर एक बार अधिकार दिए गए हैं कि आप कौन सी जातियों को ओबीसी में रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। तो ये एक बहुत ही काफी सालों के बाद एक ऐतिहासिक काम संसद में हुआ है। इसके अलावा हम दूसरे बिल की बात करें तो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी बिजनेस के बारे में एक बिल लाया गया है, एक एविएशन के बारे में भी है और उसके अलावा काफी सारे बिल है। मेरे पास लिस्ट है, मैं निकाल के आपको गिना सकता हूँ पूरा लिस्ट। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा जो सभी बिल है वो सभी हमारे देश के नागरिकों के हित में है, सभी के सभी बिल। जी, एक बिल था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन का बिल, इनलैंड वेसल्स बिल, कराधान कानून बिल। यानी जो भी बिल पास हुए वो किसी न किसी तरीके से, या वो बिजनेसमैन हो या सामान्य जनता हो या राज्य सरकार है, उनको अधिकार देने की बात है। या फिर सिर्फ कॉर्पोरेट को ज्यादा फायदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए कॉर्पोरेट भी महत्वपूर्ण है, देश का गरीब भी इतना ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को साथ में लेकर समूचे विकास की बात करते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम इस काम में सफल हो सके। जी बिल्कुल। योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करते हैं लोकसभा की तो 20 बिल पारित हुए गए। हंगामा तो सबने देखा, धक्का मुक्की भी सबने देख ली, मेज पे कौन चढ़ा और फिर क्या क्या हुआ, सब कुछ सबने देखा। लेकिन नहीं, सब की नजर गई, वो गई इस 20 बिल पर। क्या कहना चाहेंगे? 20 बिल पारित हो जाते हैं। अगर हम देखें तो लोकसभा चलती है सिर्फ 21 घंटे 14 मिनट और 20 बिल पारित हो गए।
क्या कहना चाहोगे? ये हमारे भारत के सभी नागरिकों के लिए शर्म की बात है कि हमारे भेजे हुए जनप्रतिनिधि ये लोकसभा में, राज्यसभा में ये काम कर रहे हैं। ये इतने दिन तक लोकसभा नहीं चलने देना, राज्यसभा नहीं चलने देना, ये विपक्षों ने नक्की किया था। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा पहले भाजपा ने भी किया था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। चिदम्बरम के नाम पर जो बिल था उसके लिए 10 दिन तक वो पार्लियामेंट स्थगित की गई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये लोकशाही के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वो सभी राजकीय पक्षों को समझना चाहिए। अच्छा, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 20 बिल पास कर दिए अपनी बहुमति से, तो उसमें मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी बिल आता है तो उसके ऊपर उसका प्लस माइनस क्या पॉइंट है वो सबकी चर्चा होती है। उसमें क्या प्रावधान है, वो देश के हित में है, प्रजा के हित में, उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये हंगामा के कारण न तो उसकी चर्चा हुई और गवर्नमेंट ने नक्की किया था कि ये बिल तो हमें पास करना ही है, तो ये बिल रखा और ध्वनि मत से उसको बहुमत साबित करके पसार कर दिया। तो ये जो बात हुई वो हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसमें कई खामियां होगी, कई कमियां होगी। अगर विपक्ष ने उस डिबेट में भाग लिया होता तो वो बता सकते थे कि इस बिल में ये बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, प्रजा को नुकसान होता है, गवर्नमेंट को, देश को नुकसान होता है, वो सब बता सकते थे। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी ने तो सोचा कि ये बिल हमने रखा है उसको जल्दी पास कर दो, कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्लियामेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है। वो तो अपने कैबिनेट में पास हुआ तो बिल पास हो गया और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजा सकता था। लेकिन ये डिबेट नहीं होने से क्या नुकसान होता है वो समझना चाहिए सभी राजकीय पक्षों के लिए। और एक बिल ऐसा था कि उसमें सभी राजकीय पक्ष एक हो गए, न तो किसी ने विरोध किया। ओबीसी का सुधार बिल जो था, और वो क्या था, ये गवर्नमेंट को मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 में ये राज्य के पास सत्ता थी और यही मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा नक्की किया कि अभी स्टेट गवर्नमेंट नक्की नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नक्की करेगी कि कौन सी जाति को ओबीसी में रखना चाहिए। अभी फिर से यू टर्न कर दिया और अभी बोले कि नहीं, अभी स्टेट डिसाइड करेगा। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आप क्या सोच के, कोई लंबी दृष्टि से कुछ देखते ही नहीं है, सिर्फ ये करते हो वो करते। और ये ओबीसी का बिल था, वो उसमें ओबीसी जातियों का कुछ कल्याण होवे, उसका कोई विकास होवे, वो बात नहीं थी। सिर्फ वोट नीति थी, हमको ज्यादा वोट चाहिए और कोई ओबीसी को, कोई भी जाति को नाराज करना नहीं चाहते थे। इसलिए सभी पार्टियां एक हुई और ये बिल सबने सर्वानुमत से पास कर दिया। ये देखिए अपने कैसे पॉलिटिक्स पार्टी है अपने देश में। ये इसके पर से आप देखिए, इनको सिर्फ अपना वोट का पड़ी है, अपनी सत्ता के लिए पड़ी है और कुछ नहीं सोचते इसमें कोई ओबीसी का कल्याण होता है नहीं होता है। वो बिल के बारे में आज मुझे चर्चा नहीं करनी है, लेकिन जिस तरह से पास हुआ वो ठीक नहीं है, ये देश हित में नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर ये प्रणाली का चालू रही तो सत्ता पर बैठी हुई गवर्नमेंट कोई ऐसा भी बिल पास कर देगा कि वो सिर्फ वो पार्टी को फायदा हो, देश का नुकसान हो, प्रजा का नुकसान हो। तो ये बिना डिबेट के बिल पास करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, सबको ये समझना चाहिए कि हमने प्रजा को चुनाव के बाद हमको भेजा है। क्यों भेजा है पार्लियामेंट में? कि वो आप कोई भी बिल आता है उसका डिस्कशन करो, उसके पर चर्चा करके उसका प्लस माइनस देखो और अपने विस्तार की, जहां से आप चुन के आए हो वहां के क्या प्रश्न है वो आप डिस्कस करो। वो कुछ नहीं हुआ। ये मॉनसून सेशन जो हुआ वो पूरा पानी में गया बिना बारिश के। बारिश तो आया नहीं, लेकिन पूरा पानी में गया। तो ये जो है वो सभी पार्टियों को सोचना चाहिए, सभी राजकीय नेता को सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
ये एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जी 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जी उसका क्या भला किया। और लास्ट बुधवार को जो हुआ दृश्य, वो तो जी हमारे सभी सभी लोगों का शर्म से माथा झुक जाता है कि वो टेबल पर चढ़ गए जी और रूल वो बुक फेंक दी। कुछ कागज वगैरह फाड़ के वो पत्रकार गैलरी जो थी, प्रेस का गैलरी थी, वहां पर भेजा और जी ये टीवी पर सब दिखाया गया। आप क्या 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 कर रहे हो वो आपको मालूम है। जी देश की छवि खराब कर रहे हो, प्रजा में आपका इमेज खराब कर रहे हो। ये एक्स पार्टी या वाई पार्टी की बात नहीं है, जो भी है वो ठीक नहीं कर रहे। और अपने जो स्पीकर थे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उनको जी भी भावुक होके वहां बोलना पड़ा कि ये ठीक नहीं हुआ और जी उनके आंखों में आंसू आ गए। तो ये जी जो जिस जिस मेंबर ने किया है उसके ऊपर कोई अभी स्टेप लेगा कि नहीं लेगा वो अलग बात है, लेकिन हमारे लिए पार्लियामेंट का गरिमा बहुत कम हुआ है। जी और जी ये ऐसे लोगों को हम चुन के भेजते हैं, उसमें हमारा भी कोई गलत पार्ट है, ये मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल। कल्प जी आपकी ओर आना चाहेंगे, जो आप संशोधन बिल की अगर हम बात कर रहे थे, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन बिल 2021 यानी कि इन्वॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शन कोड एक्ट जो 2016 में लाया गया। अगर देखा जाए तो तकरीबन आज तक की बात करें 2016 से, तो 4000 से ज़्यादा कंपनियों ने इस देश में खुद को दिवालिया घोषित किया है। अब इसमें से 2653 कंपनी ऐसी है जिसमें इसका निपटारा भी लाया गया। निपटारा यानी ऐसे भी हो सकता है कि कोई कंपनी किसी मतलब बेच दी गई, किसी ने मतलब नया खरीदार मिल गया, या तो फिर क्या कुछ। अगर इसको डिटेल में और देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि 1028 कंपनी ऐसी थी जिसने फ्रॉड कर लिया, यानी इस एक्ट के चलते खुद को बचाने के लिए। फिर इसमें से 98% कंपनी ऐसी भी है 2512 जिन्होंने बैंक से लोन लेके खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं अर्थतंत्र को डुबाने में इनका ही हाथ रहा। क्या कहना चाहोगे? जलपाल जी, मैं आपको ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार केंद्र में बनी है, तभी हम इस प्रकार के जो एक्ट है उसमें इस प्रकार के सुधार ला रहे हैं, जिसमें जो कोई अच्छी कंपनी हो और किसी योग्यकरण के सर उनका दिवालिया हो गया हो, तो उसकी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस वो पारदर्शी तरीके से हो सके, उस तरीके भी प्रयास हमने किए हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जो खराब इंटेंशन के साथ अपना दिवालियापन को जाहिर करती है, और उनको उसमें से कैसे पकड़ा जाए, ऐसे ऐसे मामलों को कैसे ज्यादा बाहर लाया जाए और ये घटनाएं कैसे कम हो, और जो सच है वो भी उनको सरलता से हो, इस प्रकार के प्रयास हमारी सरकार कर रही है और जी, हम आगे भी लेकिन करेंगे। देखा तो ये गया कि आम जनता को तो नुकसान ही है, मतलब उनको इस से क्या फायदा हुआ। ऊपर से ये कंपनियों को एक एक्ट का सहारा मिल गया कि नहीं, हम खुद कमा लेंगे, कंपनी को दिवालिया घोषित कर लेंगे। काफी किस्तों में तो यही देखा गया, उसमें से भी 1028 कंपनी जो फ्रॉड करने ही आई थी। जलपाल जी, क्यों अगर हम उसमें कंपनी कुछ के कुछ नहीं, कुछ अगर स्ट्रिक उसमें क्यों नहीं लिखा गया? जब ये अगर हम कानून कंपनी बनाया की गया तो तादाद हर पहलू पे देखिए, सोचना चाहिए, हर पहलू पे सोचना चाहिए। और इसीलिए शायद आवश्यकता होती है कि कोई भी बिल हो उसका डिस्कशन हो। जैसे संसद में ठीक है हंगामे की वजह से नहीं हो पाया और बहुमति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, बिल पारित हो गया, लेकिन क्या डिस्कशन नहीं होना चाहिए था? हम बात कर रहे हैं कि बहस क्यों नहीं हुई। शायद बहस होती, कुछ बात होती, कुछ सवाल होते तो शायद कोई प्रॉब्लम होती तो पता भी चलती। मैं यही बात पे आ रहा था अभी, और योगेश जी भी हमारे एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने चर्चा की बात की, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी चर्चा से दूर भागने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कांग्रेस समेत जो विपक्षी दल है वो चर्चा होना नहीं चाहते थे। उन्होंने जिस तरह से हंगामा किया, उस माहौल में क्या चर्चा हो सकती थी? वो लोग वेल में आ गए थे, टेबल पे चढ़ रहे थे, कागज फाड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जोर जोर से बोल रहे थे कि अब बैठिए, संसद को चलने दीजिए, चर्चा करने दीजिए। हम तो यही चाहते थे कि हर बिल पे चर्चा हो, उसका जो हर एक पहलू है वो देश की जनता के सामने आए, और देश की जनता के लिए जो अच्छे से अच्छी अच्छा, बात वैसे है वो इस संसद से पारित। डिस्कशन भी होता तो विपक्ष के द्वारा जो भी सुझाव आते या जो संशोधन के लिए बोला जाता, क्या मानने में आता? क्योंकि बहुमत तो आपके पास है। आज बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में है, और राज्यसभा में की बात करें अगर, तो अगर जिस पार्टी की सरकार हमारे एनडीए में साथ नहीं है, वैसे पक्ष भी हमें ज्यादातर बिलों में समर्थन दे रहे हैं, यानी जो देश हित की बात है उसमें हमें और पार्टियां भी समर्थन दे रही है।
इसलिए हम ये चर्चा होगी और जो अच्छा होगा वो स्टैंडिंग कमेटी में भी कई बातें जाती है मसले, देखा और तो उसमें ये जो गया है, आप दूसरी पार्टी की बात कर रहे हो, लेकिन विपक्ष तो एकजुट हो गया है। विपक्ष एकजुट हो और देश के हित के लिए हो, हम ये चाहते हैं एकजुट होकर संसद के डेकोरम को हानि या फिर पहुंचाए। ज्यादातर जो कानून बनाए गए वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को ज्यादा फायदा कर रहे थे और बहुत जल्दी पारित भी हो गई। हम तो ये चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में 21 घंटे 14 मिनट लोकसभा चलती है, 20 बिल पारित हो जाते हैं विदाउट एनी बहस, विदाउट एनी डिस्कशन। और वो देश की गरिमा को ठेस पहुंचाए, ये हम कभी भी सहन नहीं कर सकते। वो एकजुट हो, हमारी कमी दिखाए और उसमें हम सुधार करेंगे। अगर हमारी गलती है तो उसमें हम ना नहीं बोलते, गलती है तो सुधार करेंगे। जी जी अगर ये वार करेंगे तो इसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी। जी जी ठीक है। विरम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विरम जी, आपका स्वागत है के न्यूज में। आपसे सवाल मेरा यही रहेगा कि लोकसभा की अगर बात देखें, पूरे जो हंगामे धक्का मुक्की उसमें कुछ शायद लोगों का ध्यान नहीं गया या लोग आकर्षित नहीं हुए, वो थे वो 20 बिल के बारे में। अगर 20 बिल के बारे में हम बात कर ले और एक एक करके देख ले, टैक्सेस एंड लॉ अमेंडमेंट बिल देख ले तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल देखे, हम जानते हैं कि इससे क्या होगा। लिमिटेड पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल देखे तो ये कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाता है। हम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल की बात कर ले तो ये भी प्राइवेट कंपनी के फायदे में हो जाता है। अगर हम आते हैं कि दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन बिल, यानी कि ये जो इंसॉल्वेंसी वाला बिल है, बैंक करप्सी वाला बिल है, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कॉर्पोरेट को लाभ कराता है। फिर हम आ जाते हैं कि साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक, या फिर हम फैक्टरिंग विनियम संशोधन विधेयक की बात कर ले तो ये इंश्योरेंस सेक्टर को कहीं ना कहीं प्राइवेट में देने वाला बिल, इसे हम अभी मान सकते हैं। और ये सारे जो 20 बिल है, इसमें से 6 बिल तो पूरे साफ है कि ये कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर जो है उसको फायदा कराते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये जो प्राइवेटाइजेशन में जाने की प्रक्रिया है उसको सम्मत करते हैं। क्या कहेंगे विरम जी? जी, कुछ बीच बीच में जो कुछ मुद्दे थे वो छूट गए हैं, बोलिए उसमें से जी थोड़े से कुछ आप बोलिए, उस पर गौर करना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि फाइनेंस या जो कोई भी जो बिल पारित होने थे और उस बिल के बारे में भी चर्चा कांग्रेस की विपक्ष के रूप में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो चर्चा होने चाहिए संसद पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन कुछ ऐसी बातें तो जरूर थी सरकार के पास जो सरकार उसे छुपाना चाहती थी और सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई बिल पे चर्चा यहाँ पर संसद गृह में हो जी। क्योंकि जिस तरह से आखिरी दिनों में जिस 10 तारीख को देखा गया, जो चर्चा हमने देखा है पूरे देश के नागरिकों ने, हमने सबने देखा है कि किस तरह का माहौल वहां पर क्रिएट किया गया था। मार्शल के बाहर से मंगवाए गए जो आदमी, जो इंसान वहां पर अंदर घुसे हुए थे गुंडे के रूप में, और जिस तरह से संसद के अंदर एक उसकी गरिमा को लांछन जो लग सकता है, ऐसी एक घटना वहां पर बनी जी। क्या इस देश सांसद, इस विरोध पक्ष इस देश का नागरिक नहीं है? संसद सभ्य जो भी है यहाँ से जाते हैं, हमारे पूरे देश के कोने कोने से जो संसद सभ्य हमारे अंदर बैठते हैं, क्या वो कोई नागरिक नहीं है? उसके साथ इस तरह कहाँ तक योग्य है वो मैं राजकीय विश्लेषक जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो सत्य है, आप देखिए कोई भी कायदा, जो कायदे कानून जो बनते हैं हमारे संसद के गृह में, आपके पास स्पष्ट बहुमति है, आप ज्यादातर आपके विधायक, आप संख्या बल आपके पास है, तो आप संसद के अंदर और देश के अंदर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि विरोध पक्ष ने चाहते हैं कि विरोध पक्ष बिल्कुल तरह से, पूरी तरह से जो संसद को चलने नहीं देता और जो खर्च हो रहा है वो पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार विरोध पक्ष है। क्यों पेगासस के मुद्दे पर विश्वसनीयता प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले पाए हैं लोगों की, कि अगर वो एक आगे 2 कदम आगे बढ़ाकर उन्होंने अगर संसद के अंदर कहा होता कि आइए हम चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद सारे बिल हम, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके जो उद्योगपतियों के द्वारा जो फाइनेंस की अगर आप बात कर रही थी, जितने उन 3 या 4 जो उद्योगपति बड़े हैं उनके ऊपर जो बैंकों का जो लोन जो लगा हुआ, जो माफ कर दिए, इसके बारे में अगर सवाल उठता, चर्चा होती तो
तो क्योंकि इससे दूर भागती थी, उनको पता था कि संसद के अंदर पेगासस के मुद्दे पर अगर चर्चा होगी तो ये इससे लेकर सारे मुद्दे यहाँ चर्चा हमें करनी पड़ेगी। तो इस चर्चा से भागने के लिए इन्होंने एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा है। षड्यंत्र चर्चा ना हो, 2 दिन के पहले संसद को वहां पर सत्र को पूरा करना, ये सारी बातें बताना है। उसके बाद उनके कैबिनेट 10 या 12 लोग आते हैं और मुखातिब होते हैं प्रेस के सामने, और जिस तरह का जो बयान आ रहा है, ये पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है विरोध पक्षों को बदनाम किए, और सारा थप्पा थोप दिया जाता है विरोध पक्ष के ऊपर के विपक्ष ने ये संसद चलने नहीं दिया। लेकिन संसद क्यों नहीं चलने दिया, सरकार क्यों नहीं चाहती थी संसद चले? अगर सरकार संसद चलाना चाहती थी तो बहुत सारे विकल्प उनके पास थे, विपक्ष को साथ बिठाकर उसके कर सकते थे, उनको बताया जा सकता था, उनका विश्वास में लिया जाता था जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ निवेदनबाजियां हुई। उनके कोई एरे वगैरह नत्थु वगैरह कोई भी मिनिस्टर आया, उन्होंने बोल दिया, उसको बोलना एक फैशन सी बन गई है उनके मिनिस्टरों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ एक आक्षेप करना किसी के ऊपर। ये कहाँ तक ठीक है? अगर इस लोकशाही के मंदिर में बैठकर आप देश के प्रजा की जो टैक्स का पैसा है उसको इस तरह से व्यय करना चाहते हो, और वो पूरा थोप दे विरोध पक्ष के ऊपर, क्या जनता के तरफ से आवाज उठाना विरोध पक्ष का क्या धर्म नहीं है? क्या धर्म भूल जाए? लोकशाही के अंदर जो चर्चाएं, जो सवाल पिछले साल उठे हैं सारे, वो बैंकों के किराएदार, जो यहाँ से मेरे उनके मित्र मेहुल चौकसी से लेकर नीरव मोदी से लेकर आपकी और भी लेकर, तो वो सारे चर्चा क्या नहीं होनी चाहिए थी? क्यों भाग रही थी सरकार? सबसे बड़ा सवाल ये षड्यंत्र सरकार का था, और सरकार ने ये संसद को चलने नहीं दिया। इसमें सरकार की। जी योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने देखा काफी सारे बिल की भी बात करी, कहीं ना कहीं पहले साफ तौर पर देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को ही लाभ करेंगे। अगर बहस होती तो शायद इसका कुछ हल भी निकलता, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ कानून आए हैं लेकिन बाद में जब कहीं ना कहीं लोक विरोध हुआ है, जनता ने रोष व्यक्त किया है, फिर उसमें सुधारे भी लाए गए हैं, लेकिन तब तक तो जनता को परेशान होना ही पड़ता है। और जैसे बात हुई कि कितनी सारी कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, जबकि कंपनी दिवालिया घोषित हुई है, बाकी जो बिजनेसमैन था वो तो कमा के ही गया है। जल्पा जी, आप बता रही है वो सही बात है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट एक या दूसरी तरह से कॉरपोरेट हाउस को हेल्प करने के लिए काम कर रही है। सामान्य प्रजा का, गरीब लोगों का कुछ सोचते हैं या नहीं, वो एक अलग बात है। हमारे कांग्रेस के मित्र ने अभी जो बताया कि ये बिल के पर चर्चा नहीं होने दिया और ये षड्यंत्र था, मेरा पूरा ऑब्जेक्शन है ये बात पर। संसद किसने नहीं चलने दिया? कौन वेल में गए? और आपके स्क्रीन पर अभी आप जो बता रहे हैं उसमें कौन, एक भी भाजपा का आदमी नहीं है, कौन है वहां पर? ये सब लोकसभा के पार्लियामेंट के मेंबर है, वो गली के बाहर खड़े रहते हैं, वो पान के गल्ले पर, ऐसे कोई गुंडे नहीं है। तो ये जो अभी वर्तन कर रहे हैं वो ऐसा ही लगता है कि ये कोई हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये कोई बाहर से आए हुए लोग हैं। और देखिए वो जो एक सरदार जी टेबल पर चढ़े हुए और बाकी के एक मेंबर ऐसे तालियां बजा रही है, ये क्या, ये कोई जश्न मनाने की बात है? इसने कोई बहादुरी का काम किया है? टेबल पर चढ़ के वो कागज को फाड़ रहे थे और आप ऐसे करके क्लैपिंग कर रहे। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि पार्लियामेंट का सेशन किसने नहीं चलने दिया। जी योगेश जी, भाजपा सरकार की बेंच पर सब तैयार थे, सिर्फ ये लोग न तो अंदर बैठे और वेल में घुस गए और इतना शोर शराबा किया, वो ऐसे बैनर लेके, वो प्ले कार्ड लेके चले गए। ये आपको शोभा देता है? मैं कांग्रेस की बात नहीं करता हूं, जिन लोगों ने ये किया, ये तो भाई जो दिखाई देते उसका तो नाम भी मालूम पड़ जाएगा। तो अभी ये इसके लिए आपको पार्लियामेंट में भेजा है क्या? अच्छा, जैसे जल्पा जी ने बताया कि ये बिल पर अगर गवर्नमेंट ने आपको बोलने नहीं दिया, ऐसा तो है नहीं, आप बोले ही नहीं, आपने गवर्नमेंट को बिल पेश करने के लिए टाइम नहीं दिया। जब
प्रधानमंत्री अपने नए मिनिस्टर का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, उस टाइम पर भी आपने हंगामा किया। और कौन नए मिनिस्टर है, कौन है, वो प्रजा को तो कम से कम जानना चाहिए, आपको पड़ी हो या ना पड़ी हो। लेकिन ये गृह नहीं चलने देने में सिर्फ ही सिर्फ विपक्ष का षड्यंत्र है, और इतने दिन में एक भी बात करने का मौका किसी को नहीं दिया एक्सेप्ट दैट ओबीसी बिल। तो ये आप वो षड्यंत्र बोलते, मुझे ठीक नहीं लगता। षड्यंत्र विपक्ष का है कि इतने पूरा मॉनसून सेशन चला गया, उसमें कोई बात नहीं हुई। ये इंश्योरेंस का बिल था, उसमें तो बहुत से कमियां है, मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत सी कमियां है। पहले इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट थी, और मुझे मालूम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के बदले नेशनलाइज करके 4 इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया था। तो उस टाइम जो सोचा था वो बात को सिर्फ उल्टा रहे आप, और इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे। आपने गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर थे उसको बेचने का काम किया। बीएसएनएल की मैं बात नहीं करूंगा, और आप क्या क्या बेचने जा रहे हो। और अभी ये जनरल इंश्योरेंस और एलआईसी सबको बेचेंगे, ये ठीक नहीं है। तो विपक्ष का ये पहला धर्म था कि इसके बारे में कोई आवाज उठाए, इसका स्टडी करके उसका ऑब्जेक्शन करे। ये सब पब्लिक के ध्यान में तो कम से कम आता कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। लेकिन सवालों के घेरे में लाया जाता, नहीं कि हंगामा होता। आप सवाल पूछ सकते, इसमें कोई सुधार भी, आप उसमें कोई संशोधन भी कर सकते थे, वो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ हंगामा किया। विरोध करने का और सवाल पूछने का तरीका अलग होना चाहिए था, वो योगेश जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप बोलिए, पर विरोध और अपनी बात पेश करने का तरीका शायद अलग होना चाहिए था। योगेश जी आपकी और फिर लौटेंगे। पार्लियामेंट चलाने के लिए पार्लियामेंट प्रोसीजर होती है, और जो मेंबर पार्लियामेंट में जाता है उनको ये सब मालूम होना चाहिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, बहुत से तरीके हैं, आप कर सकते थे। जी, कल्प जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब इंश्योरेंस की बात चली है, वो जो मैंने भी आपको बताया था, उसमें टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन का एक ट्वीट आता है, जिसमें वो राज्यसभा के अंदर का माहौल भी बयां करते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा कि पहले तो कि राज्यसभा टीवी आपको क्या नहीं दिखा रहा है, इस वक्त सदन में सांसदों से ज्यादा मार्शल मौजूद है। आगे उन्होंने लिखा कि सरकार इंश्योरेंस बिल को जबरदस्ती पास कर रही है, यह है गुजरात मॉडल। यानी कि गुजरात मॉडल पर भी उंगली उठ रही है, और बात है इंश्योरेंस बिल की, यहां पर बाल बिल की ही चल रही है। यानी ये जो सारा हंगामा शायद हुआ वो कहीं ना कहीं बिल, क्योंकि बहुमत तो मिल ही गई है, यानी ठीक है बहस नहीं हुई, लेकिन जो भी होता बिल तो पारित होना ही था। बात हो रही है इंश्योरेंस बिल की, यानी सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा क्या? जी कल्प जी। पहले तो वीरम भाई ने जो बात की और योगेश जी ने जो बात की, उस पर मैं जवाब देना चाहूंगा। वीरम जी, मैं आपसे कहूंगा कि हमें पता है कि आपके लिए जो सर्वे सर्वा है केवल एक परिवार है, इसलिए आपको हर और जो उनके अलावा जो कोई और होते हैं वो अरे गेरे नत्थु गेरे लगता है। आपने देश में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जो आज केंद्र सरकार में मंत्री है, वो भाजपा के मंत्री नहीं है, ये देश के 130 करोड़ देशवासियों के मंत्री है, और उनके लिए आप अरे गेरे नत्थु गेरे जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हमें पता है कि आपके सर्वे सर्वा सिर्फ एक परिवार है, आप उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन आप देश की चुनी हुई सरकार के जो मंत्री है, देश के करोड़ों नागरिकों के, उनके लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ये शोभनीय भाषा नहीं है। ठीक है, आ जाइए इंश्योरेंस पर। जी, उन्होंने बात की कि भाजपा की सरकार ने सदन को चलने नहीं दिया। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बात वीरम भाई कर रहे हैं। उनके सांसद प्रताप सिंह बाजवा जेल पे चढ़ जाते हैं, कागज फाड़ते हैं और बताते हैं कि मार्शल क्यों है। अगर संसद में कोई भी गरिमापूर्ण कार्य नहीं होगा, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। अगर एक लेवल से ज्यादा धक्का मुक्की हमने सबने देखी, सीसीटीवी फुटेज भी सरकार के द्वारा बताया गया था। उसके बाद जब बाहर ये बात चली कि जो विपक्ष की महिला है उनके साथ बदसलूकी हुई है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी हाथापाई हुई है, उसके बाद सरकार ने ये सीसीटीवी फुटेज, ये इतने मिनट का जो हम देख रहे हैं, इसके बाद क्या हुआ या इसके पहले क्या हुआ ये हमें नहीं पता। पर अभी का मुद्दा है कि इंश्योरेंस बिल, अभी का मुद्दा है इंश्योरेंस बिल। मैंने जो आपको टीएमसी का ट्वीट के बारे में बोला, उसमें भी बात हो रही है कि सरकार इंश्योरेंस बिल को जबरदस्ती पास कर रही है। इस पर गौर कीजिए। इंश्योरेंस बिल बताइए क्या फायदा होगा इसमें? जबरदस्ती की बात कहाँ है? जो हुआ है वो बहुमत से हुआ है। जी ठीक है, चलो बहुमत से हुआ है, ठीक है। चर्चा के लिए मना किया था।
जी, कांग्रेस से नहीं होने दी। इंश्योरेंस सरकार बिल ने क्या कभी भी फायदा चर्चा होगा? के लिए मना नहीं किया है। इंश्योरेंस बिल क्या फायदा होगा? सवाल मेरा साफ है। ये किसने क्या ट्वीट किया उस पर आप जो भी प्रतिक्रिया दें, मेरा सवाल साफ है कि जनता को क्या फायदा हो जाएगा? मोदी सरकार जो भी निर्णय करती है वो जनता के फायदे के लिए ही करती है, और इंश्योरेंस बिल में जो उन्होंने जी, किया है, या फिर कॉर्पोरेट को फिर से दे दिया जाएगा, क्योंकि हमने अगर हम प्राइवेटाइजेशन की ही बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 1991 से 2014 तक, तो लगभग उससे 5 गुना जो है वो इस दौर में प्राइवेटाइजेशन हुआ, यानी कि 2014 के बाद। अगर हम प्राइवेट कंपनियों की बात कर ले तो पहले सरकारी संस्थी ये अभी जो है वो कोरियों के दाम दिया जा रहा है, 2G हो, कोयला घोटाला हो, CAG वाला हो, उसमें 1,46,000 करोड़ रुपए वो समय पे ये हमें रकम सुनने को मिलती थी। लेकिन अगर डिसइन्वेस्टमेंट और निजीकरण ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो तकरीबन 9 से 10 लाख करोड़, जो ये 6 से 7 साल में ही हो गया। ऐसा क्यों? फायदा तो कॉर्पोरेट कंपनियों को हो रहा है। 1,76,000 करोड़ की जो रकम बोली, 2014 से 2021 तक आज तक नरेंद्र भाई मोदी और भारत की सरकार पर न कोई कांग्रेसी विपक्ष कोई आरोप 9 से 10 लाख करोड़ का खेल हो गया प्राइवेटाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन की इतनी भी क्या आवश्यकता थी? कुछ क्षेत्र में आवश्यकता है लेकिन हर एक में नहीं। कुछ क्षेत्र में आवश्यकता है, हर एक में नहीं। 130 करोड़ देशवासियों के हित के लिए व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो जी, उसके लिए, हर एक प्रोसेस सरल कैसे हो उसके लिए, जहां जहां कोई भी अगर स्टेप लेना जाना चाहिए तो सरकार सोच समझ कर ले रही है। हमारे देश का समझ के, जी बिल्कुल, चलो जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो सोच समझ के ले रही है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इतना निजीकरण पर विरोध भी हो रहा है, लेकिन सोच समझ के। चलो डिसइन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। पहले ये होता था कि PUS जो होते थे, यानी कि पब्लिक जो यूनिट सेक्टर है, उसमें सरकार के मानक जो चलते थे, उसमें जो घाटे में होते थे उसे बेचा जाता था, जो घाटे में होते थे। अब देखते हैं कि उसके बाद साथ में ये भी था कि अगर कुछ बेचते हैं तो कुछ नया भी बनाना होगा। उस वक्त ये हुआ करता था, ऐसा नहीं था कि 1-2 नहीं, लेकिन 23, अभी की हम बात कर रहे हैं, 23 PUC बेचे गए और ना सामने कुछ आया है। पहले ये था कि बेचते थे जो घाटे में था, तो उसके सामने दूसरा भी विकल्प सरकारी जो संस्था है उसको खड़ा किया जाता लगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट का भी हम आंकड़ा बता दें, अगर हम बात कर लेते हैं 1991 से 2014 तक, इसका हम अगर देख ले, तमाम सरकारें इसमें सब कुछ आ गई, तमाम सरकारें आ गई इसमें, जितनी भी सरकार इस दौर के में आई उतनी, जिसमें 1,37,234 करोड़ रुपए की रिसिप्ट मिली डिसइन्वेस्टमेंट। अब आप 2014 से मार्च 2020 तक, हम 21 को जोड़ ही नहीं रहे हैं, मार्च 2020 तक की ही बात करें हम, जिसमें 3,29,917 करोड़ की रिसिप्ट मिली डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए, सरकार के पास पहुंची डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए। क्या बोला जाए अब? मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो भी आज फेरफार लाए जा रहे हैं वो देश के भविष्य के हित के लिए है। जो भी आज निर्णय किए जा रहे हैं उसका असर हमें अगले भविष्य में देश की जनता को देखने को मिलने वाला है। और विरम भाई ने एक और बात की, और योगेश जी जो हमारे सम्मानीय वरिष्ठ विशेषज्ञ, उन्होंने भी बात की कि आज देश की सरकार ऐसी है जो सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस के लिए काम करती है। तो मैं विरम जी आपको भी और योगेश जी मैं आपको भी और जल्पा जी आपको और दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, अगर देश के आजादी के बाद अगर किसी एक सरकार ने जो जनता के पास अगर सीधे फायदे को पहुंचाया है, यानी कि अटल जी ने भी कुछ नहीं किया, यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक ही सरकार है तो अटल जी ने भी कुछ नहीं किया। नोदनीय कार्य अगर कोई सरकार ने किया है ना तो वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है जी, वरना उसके पहले किसी ने कुछ नहीं किया। क्या बात है जी, खाया जाता था। कुछ प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ और 10 पैसा ठीक है, बोला था ना, ऐसा तो यहाँ पर गुजरात के मुख्य प्रधान भी बोलते हैं, ऐसा तो स्टेटमेंट नितिन गडकरी ने भी दिया था। जो काम जलपा जी उसे हमें स्वीकारना चाहिए जी, स्वीकारना चाहिए, वही बात है, स्वीकारना चाहिए। आप बोलिए ना, अगर ये बिल की हम बात कर ले तो क्यों इस पर बहस नहीं हुई? अगर विपक्ष कुछ बोल रही थी तो सामने आपको भी सुनना चाहिए ना। आप बहुमत से पारित करते हो, 21 घंटे 14 मिनट संसद चलती है और 20 बिल पारित हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है? 21 घंटे 14 मिनट संसद चलती है, 20 बिल पारित हो जाते हैं। तैयार बैठे थे, एक बार बता दीजिए, चर्चा के लिए तैयार बैठे थे या फिर सवालों को आपको सुनना नहीं था और इसीलिए फिर हंगामा हुआ?
हंगामा करना, हंगामा जो हुआ, जो धक्का धक्का मुक्की के दृश्य हमने देखे, जो मैच पे चढ़ाना था उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन सवाल तो आपको भी सुनना चाहिए था। वो क्या बोल रहे थे, क्या सुझाव देना चाह रहे थे, वहां पर भी जो बैठे हैं सारे, उन्होंने तो सिर्फ चिल्लाया है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हम चर्चा के लिए तैयार थे, चर्चा के लिए तैयार थे, अब बस बिल पारित कर दो, आपको जो बोलना है बोलो। आप अपनी जगह पे बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन इनको चर्चा ही नहीं करनी है। जी अच्छा, ऐसी बात थी कि चर्चा ही नहीं करनी थी उनको। विरम जी आपकी ओर आना चाहेंगे, क्या कहना था? आपको चर्चा नहीं करनी थी क्या? ये 20 बिल जो पारित हुए, क्या एक में भी आपको चर्चा नहीं करनी थी? जी विरम जी, क्या चर्चा नहीं करनी थी? यानी कि विपक्ष भी क्या जनता की आवाज नहीं रखेगा, या आवाज रखने का प्रयास किया गया और सुना नहीं गया और उसके बाद हंगामा हो गया, या बहुमत से चलो बिल पारित होना था, वो तो बहुमत जिसका है वो ले ही जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या बहस ठीक से नहीं हो पाती? जी विरम जी, जो सारे सवाल है इन्हीं सवालों में से उनके जवाब, बहुत सारे सवाल जो आपने पूछे उन बहुत से सवालों में ही उनके बहुत सारे जवाब भी अंदर आ गए हैं। जी अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन आंकड़े के साथ मैंने बोला लोकतंत्र को, लोकतंत्र के आधार पर अगर सबको साथ में चर्चा करके बिल पारित, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हंगामा कर रहा है तो की जाए और उनके बहुमत आंकड़े के आधार पर बिल पारित सारे कर दिए, चर्चा नहीं हुई। मेरे मित्र भी जो बता रहे हैं राजीव गांधी का, उन्होंने उल्लेख किया कि राजीव गांधी जब से कहते थे कि 1 रुपया, बार बार इस बात को दोहरा रहे हो, तो और मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात राज्य मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने पिछले बार आधारित उन्होंने उनका जो था उन्होंने कहा था कि 25 साल के पहले अगर किसी को 1 रुपया भी अगर भ्रष्टाचार का हमें देना होता है, आती थी था, और पिछले कुछ ऐसा व्यवहार होता था, अगर करना हो तो भी किया जाता था, लेकिन आजकल तो फैशन बन गया है। और ये ऐसा कहा जाता है कि हमारे बच्चे ऐसे निवेश जी कुछ लगता है तकनीकी खराबी की वजह से हम विरम जी की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। योगेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। चलो ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि बहुमत जिसका होगा उस हिसाब से बिल पारित ही हो जाएंगे। पहले ठीक है किसी और पार्टी का भी बहुमत हुआ करता था, लेकिन फिर भी प्रश्न ये है कि इसमें जनता ने मॉनसून सत्र में क्या देखा। अगर हम उसकी बात करें तो जनता के जहन में सिर्फ 2-4 चीजें ही आई। पेगासस जनता ने बहुत हंगामा सुना, यानी पेगासस जनता के जहन में है। फिर जनता को शायद राहुल गांधी जी साइकिल पर निकले थे वो याद आ गया, यानी कुछ महंगाई की बात हुई ये पता चला। फिर पता चलता है उनको कैसे धक्का मुक्की हुई, हंगामे हुए, जो दृश्य शायद हमें स्कूल में भी नजर नहीं आते, जो बच्चे भी नहीं करते, वो उस तरीके की चीजें संसद में हुई, वो देखा। यानी जनता का ध्यान ही भटक गया कि 20 बिल है वो किसके लिए आए हैं, उससे जनता को क्या फायदा होगा या इसका असर क्या होगा। तो मतलब क्या रहा मॉनसून सत्र का? एक बात चल रही है कि जिसकी मेजोरिटी है उसके ही सब बिल पास हो जाएगा। कि अगर जो बातें होनी थी वो बातें हम बताना चाहते थे, अगर वीडियो पे जो दिखाया जाए पूरा सच नहीं है ना, वीडियो आप दिखा रहे हो, बात सही है कि सरकार ने जो वीडियो में सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसको आप झूठ बता रहे हो। आपके सांसद टेबल पे चढ़ के खड़े होकर विरोध करते हैं अपनी बात करने के लिए अपनी उंगली को, लेकिन अगर किसी ठीक है कल जी आपका मौका, कल जी आपकी बारी आएगी, आपकी और भी आ जाऊंगी। कल जी आपकी बारी आएगी, आपकी और भी आ जाऊंगी। मैंने आपके बीच में नहीं बोला मेरे मित्र, मैंने आपके बीच में, अगर आपको कहीं बीच में आपको टोकता नहीं है, आप मेरी बात विनम्रता से चाहिए आपको। नरेंद्र, ठीक है आपकी और भी आएगी, हर एक को बारी मिलेगी। औरों की क्या बात अपनी मत करो।
दो तीन एक और जो निजीकरण पे जो सरकार तुली हुई है, मेरे को कल्पेश भाई ये जवाब बताइए, क्या एफडीआई के बारे में जब मुख्यमंत्री थे यहाँ पर नरेंद्र मोदी, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं कर रहे थे कि एफडीआई नहीं लेनी चाहिए, नहीं लगानी यहाँ चाहिए, क्योंकि मेरे देश का छोटे से छोटा किराना आज आप मेरे को बताएंगे वो आपने लागू नहीं कर दिया यहाँ पर। जिस आधार का आप विरोध कर रहे थे, क्या आप अपना आधार अभी लागू नहीं कर दिया? हर क्षेत्र में अपने आधार को रेगुलाइजेशन करते, जो नोटिफिकेशन आपका बार बार आ रहा है। आप जीएसटी का विरोध कर रहे थे, 18% जो ले जाने की बात हमारी कांग्रेस यूपीए शासन में हम जीएसटी लाना चाहे, उसका भी सबसे बड़ा विरोध आप लोग कर रहे थे। आज जीएसटी आप कितनी बार अमेंडमेंट लाए, उनमें से क्या आप उसमें सुधार कर पाए हो? तो जो बातें हमने जो बताई, वो बात का आप जो विरोध कर रहे थे, आप जनता के सामने इस तरह से पेश आ रहे थे, मसीहा बनकर आए थे। आपने बोला था महंगाई कम होगी। आज कॉरपोरेट पूरी दुनिया जो है कहीं देश का प्रधानमंत्री क्या एडवर्टाइजमेंट करेगा, किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। तो कौन से विश्वास की आप बात कर रहे हो? अगर विश्वास आपने दिलाया होता तो पहले दिन से ही आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, और विश्वास कहां पर आता? क्या प्रधानमंत्री एक भी बार बाहर आकर उन्होंने बताया, निवेदन किया कि आइए हम खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है, फिर उसके बाद हम सारे जो बिल लाना चाहते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे? ने ये बताया सरकार के द्वारा। जी योगेश, आपने जिस विपक्ष को कटहरे में खड़ा किया है, उसको आप एक किसी के चश्मे से पहनकर उसको, उस वीडियो को आप देखिए। हमारे विरोध पक्ष के सारे लोग, अगर कहीं ये कांग्रेस कभी हिंसा का समर्थक है, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उम्मीद करते हैं कि ये जितनी भी मिनट का वीडियो है, अगर आए तो पूरे जितने घंटे ये बहस चली उस दिन वो पूरा वीडियो सामने आए, सीसीटीवी, उसकी भी हम राह देखेंगे। ठीक है विरम जी, उसकी भी राह देखेंगे। जी योगेश जी, आपसे बात चल रही थी। जी जलपा जी, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, न तो मैं भाजपा का समर्थक हूं, न तो मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, या न तो कोई राजकीय पार्टी का। मैं सिर्फ न्यूट्रल विश्लेषण करने के लिए यहाँ बैठा हूं। तो विरम जी हमारे बारे में जो कुछ भी बोले वो उनकी मर्जी की बात है, लेकिन जो सच है वो सच है कि पार्लियामेंट में विरम जी आपकी बारी आएगी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। विरम जी आपकी बारी आएगी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। विरम जी आपकी बारी आएगी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। विरम जी आपकी भी बारी आएगी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। योगेश जी को मैंने प्रश्न पूछा है, उनको जवाब दे देने चाहिए। आपकी बारी आए तब आपको जो बोलना है बोलना। जी योगेश जी। अच्छा, एक बात सच है कि जिसकी मेजोरिटी होती है उसके हिसाब से ही वो बिल पास होता है। कांग्रेस का हो, यूपी हो, या कोई भी पार्टी का हो, उसकी गवर्नमेंट होती है और उसके बिल पास होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी विपक्ष जो है उसका कुछ चलता नहीं है तो वो पार्लियामेंट में उनको जाने की जरूर क्या है, वो सेशन में जाए ही नहीं, ऐसा नहीं है। वहां जाके जो भी बिल होता है उसका प्लस माइनस जो भी है उसकी चर्चा करे, कोई संशोधन लाए। अगर पास नहीं भी होता है तो कम से कम पब्लिक को ये नॉलेज में आता है कि ये बिल में इतनी कमियां है। वो आपने नहीं किया ये मॉनसून सेशन में, वो सही बात है। वो एक भी आपने न तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, न तो पॉइंट ऑफ प्रिविलेज उठाया, कोई भी संशोधन भी नहीं किया। ये और फिर आप बोलते कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया वैसा किया, वो सब ठीक नहीं है। और यही बात भाजपा को भी लागू पड़ती है, क्योंकि उन्होंने भी 10 दिन तक यूपी के शासन में पार्लियामेंट नहीं चलने दिया था। दोनों पार्टी कोई दूध के धोए हुए नहीं है। लेकिन मुझे कहना है कि पार्लियामेंट में अगर आप जाते हो तो पार्लियामेंटेरियन आप बनना चाहिए, आपको अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। दोनों पार्टी को मैं बोलता हूँ, वेल में चले जाओ। और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि कहीं हमने ऐसा भी देखा है कि स्पीकर के पर भी वो कुछ फेंकते हैं या स्पीकर का माइक तोड़ डालते हैं। ये सब ये टीवी से हम तो आप लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके जाते हो तो फिर वहां ठीक से पार्लियामेंटेरियन की तरह आपका बर्ताव होना चाहिए।
मैं कांग्रेस के बारे में नहीं बोलता हूँ, कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी है, क्योंकि ये विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस के तो थोड़े ही थे, बाकी लोग भी बहुत थे, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। तो पार्लियामेंट चलती क्यों है? वो उसमें कोई बिल पास होता है, उसमें प्रजा का प्रश्न जो है उसको रखा जाता है, जो भी एरिया से वो चुने हुए आते हैं वो एरिया की कुछ बातें करती है। अभी पेगासिस की बात मैं करूं तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि पेगासिस के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ निराकरण आएगा। और पेगासिस में जलपाबेन आप देखो, सिर्फ 300 लोग का सवाल है और इसकी जासूसी की गई है या नहीं की गई है वो सब कोई अभी इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन इसके लिए गंभीर विषय है, किसने हाँ विषय गंभीर है और उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट उसमें जो क्या सच है वो बताएगी, तो आपको उसका जजमेंट आने तक वहां देखना चाहिए था और पार्लियामेंट चलने देनी चाहिए थी ये। और दूसरे अभी किसान का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, अभी बारिश की कमी हो रही है, ये सब सवाल खड़े होने चाहिए थे। बारे में आपके जो पॉइंट है वो कुछ नहीं किया, नहीं चाहते थे कि इसकी कोई चर्चा ना हो और हमारा जितना बिल पास करना है वो कर ले, और इन लोगों ने 20 बिल पास भी कर लिया। हाँ, एक ओबीसी का बिल में आपने सपोर्ट किया, उसमें आपने न किसी पे उपकार किया है, सिर्फ आपके वोट लेने के लिए आपने किया है। तो वीरम भाई और कल्प भाई आप दोनों देखिए कि पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट है, उसका गरिमा देखना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, ये गवर्नमेंट ये किया, वो ठीक नहीं है। अगर मानो ये पिछली गवर्नमेंट किसी ने कुछ खराब किया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको खराब करने का हक मिल जाता है। तो पार्लियामेंट की गरिमा छवि के आप बारे में सोचना चाहिए, ये संसद कौन कौन देखता होगा ये भी सोचना चाहिए। जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हो तो देखना चाहिए। मैं दो फिगर आपको बताना चाहूंगा कि एवरी मिनट ऑफ पार्लियामेंट 2.5 लाख का खर्च होता है। ये ऐसे पार्लियामेंट नहीं चलती है। और कुल मिला के 216 करोड़ रुपया अपना वेस्ट गया। वो 216 करोड़ रुपया किसी अच्छे काम में लिया होता तो कोई अच्छी बात थी, लेकिन हमने सब वेस्ट कर दिया और आउटकम ऑफ मॉनसून सेशन इज 0। ये 20 बिल पास हो गए, वो गवर्नमेंट के लिए फायदे वाली बात है। आप बाकी विपक्ष के लिए कोई फायदे वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल। कल्प जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस हिसाब से चलो ठीक है बहुमत जिसकी है पसार होते हैं, लेकिन फिर से डेरेक ओब्रेन जो कि सांसद है उन्होंने फिर से एक बार टिप्पणी की थी इस पर कि जितनी तेजी से विधेयक पारित हो रहे हैं वो पापड़ी चाट बनाने जैसा है, यानी कि बहुत जल्दी हो गए, बिना बहस के हो गए, क्योंकि संसद जो है वो तो 21 घंटे ही चली, 21 घंटे 14 मिनट। जी मैं आपको विनती करूंगा मुझे 2 या 3 मिनट इस पे बहस होगी या नहीं, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा और वीरम भाई और योगेश भाई की बात को भी जवाब दे दूंगा। जी जब बोलिए। तक डेरेक ओब्रायन की बात है तो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि सरकार ने चर्चा से कभी भी इनकार नहीं किया। वो लोग चर्चा के लिए कभी अपने स्थान पे बैठे ही नहीं तो चर्चा हो, उन्होंने चर्चा नहीं की और उल्टा कोटवाल को डांटे जैसी परिस्थिति उन्होंने खड़ी कर दी है। यानी उनकी बात को हम अभी ज्यादा महत्व नहीं देते। वीरम भाई मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी जो वीडियो पूरे देश की करोड़ों जनता ने देखा है कि कांग्रेस के सांसद टेबल पे चढ़े हैं, कागज फाड़ रहे हैं, उसको भी वीरम भाई जुटला रहे थे अभी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे वो वीडियो पूरे देश ने देखा है, देश के करोड़ों नागरिकों ने देखा है, आप उसे जुटला नहीं सकते, आपको उसका स्वीकार करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। जब तक बात है वकैया नायडू जी के आंख में से आंसू आए तो कांग्रेस ने कल पूरे नेशनल टेलीविजन में उस पर भी राजनीति की। तो मैं उस पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो पार्टी के अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, बाटला हाउस अनकाउंटर के आतंकवादियों की लाशों देख के इनके आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन सिख दंगों में मरे हुए हजारों सिखों को देख कर इनके आंसू नहीं आए। और आज ऐसी दुखद घटना के बाद वकैया जी की आंखों में से आंसू आए तो ये लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं। ऐसी आंसुओं वाली बात पे कांग्रेस को कोई बोलने का अधिकार ही नहीं है। वो उपराष्ट्रपति की गरिमा को भी ठेस अभी पहुंचा रहा है संसद के साथ साथ। जब तक मैं बात करूं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रोडक्टिविटी 22% रही, राज्यसभा में 29% रही। अब एक दूसरे पर प्रहार करने के अलावा बात करो कि बिल पे के जनता को क्या फायदा होगा। योगेश जी की बात पे मैं छोटा पॉइंट रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा हमें बनाए रखनी है, तो मैं उनसे 100% सहमत हूँ।
चाहे हम विपक्ष में हो या हम सरकार में हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस विपक्ष में हो, देश की संसद पूरी दुनिया देखती है, उसका डेकोरम बनाना ही चाहिए। और जब तक जनता के लिए काम करने की बात है संसद के अंदर, जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी राजकीय इच्छा शक्ति दिखाई है और पिछले 7 साल में ऐसे अनेक ऐतिहासिक बिल हमने पारित किए हैं जो जी। देश हित में काफी साल पहले हो जाने जी, चाहिए थे। जी, आर्टिकल लेकिन 370 प्राइवेटाइजेशन किस तक हद तक? ये पहले ले तो लीजिए, बात थी कि जो घाटे में चल रहा है उसको बेचना है। क्या आप क्या बोल रहे हैं? घाटे में चल रहा है उसको ही बेचा जाता है ना। मैं अब फिर एक बार बात दोहराऊंगा कि मोदी जी जो भी डिसीजन देश के लिए जी, लेंगे, चलो उसमें कहीं ठीक भी है, देश ठीक के है, नागरिकों चलो का हित अच्छा नहीं होने डिसीजन वाला है या नहीं, चलो फिर से एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। आपको बोलने का पूरा मौका दिया, आप सवाल भी सुन लीजिए। अब हम बात करेंगे यहां पर भारत पेट्रोलियम के बारे में। अब इसमें बेचने की स्थिति में ये सरकार इसे लेकर आई है, भारत पेट्रोलियम। अब देखते हैं इसके प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट पे आ जाते हैं। 2010 से शुरुआत करते हैं। इसका नेट प्रॉफिट यानी कि आफ्टर टैक्स के देने के बाद उसका प्रॉफिट 3,500 करोड़ से नीचे, जो कि कभी गया ही नहीं है। 2010 की बात करें। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं 2017 में। 2017 आते आते उसका नेट जो प्रॉफिट है वो 8,000 करोड़ रुपए है। 2000 अगर हम 18 की बात करें, करीबन वही 8,000 के अराउंड। 2019 की बात करें तो 7,132 करोड़, और नवंबर 2019 को इसे बेचने के लिए हरी झंडी दिखाई गई। जी, ऐसा क्यों? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों बेचा जा रहा है? घाटे में होता तो कुछ बात अलग होती। मोदी सरकार, क्या ये डिसीजन सही है? क्या हर डिसीजन सही होते हैं या बहस होनी चाहिए? बहस के लिए भारतीय जनता पार्टी या की फिर सरकार ने ये कभी कुछ बिल जो कॉर्पोरेट के लिए ही है। चलो कुछ बिल से शायद जनता को थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन कुछ बिल जो साफ उसमें दिखाई देता है हमें प्राइवेटाइजेशन, जिसकी आवश्यकता हर जगह पर नहीं है। जरूरी है लेकिन हर क्षेत्र में नहीं, हर चीज में नहीं। जलपा जी, आज भी लोग गवर्नमेंट संस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, नहीं कि प्राइवेट प्लेयर पे। जलपा जी, एक दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है कॉर्पोरेट सेक्टर और दूसरा है प्राइवेटीकरण, जो आप कह रहे हैं अभी हो रहा है। जी, निजीकरण। कॉर्पोरेट सेक्टर तो मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। अगर आज की सरकार देश के कॉर्पोरेट हाउस को किसी तरह की कोई राहत अच्छे के लिए दे रही है, तो उसमें हमारा विरोध करने का कोई मुझे तात्पर्य नहीं दिख रहा है। क्यों? नहीं, यानी कि नहीं, लेकिन चीजें कौन सी बेचे जानी चाहिए जो घाटे में चल रही है ना। घाटे में चल रही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो जिसका इतना सारा करोड़ों में हो, उसे बेचने की क्या आवश्यकता है? दरकिनार कर दो, उनको जो करना है वो कर रखेंगे। सरकार की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि देश का सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन घाटे में चल रहा है, उसको कुछ सुधारा करो ना। आप प्रॉफिट वाली यूनिट क्यों दे रहे हो? प्रॉफिट वाली यूनिट क्यों कह रहे हो? मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि कोई भी सत्ता पक्ष हो, जनता का भरोसा सरकार पर है, सरकारी संस्थानों पर है, प्राइवेट प्लेयर्स पर इतना नहीं है। अगर मैं बात कर रही हूँ सरकारी संस्था की, तब सरकार पर भरोसा है, ऐसा मैं बयां कर रही हूँ यहाँ पर, नहीं कि उनको प्राइवेट प्लेयर्स पर। और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया है। ऐसी तो काफी सारी संस्था है जिसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट कुछ और दर्ज किया गया था, और जब उसे हरी झंडी मिल गई तब पता नहीं वो कैसे दिवालियापन हो गया, वो समझ में ही नहीं आया। लोग भी कंफ्यूज है अभी तक, ऐसा क्यों? जी, समय का थोड़ा अभाव है। जी विरम जी, क्या कहना चाहेंगे? यहां पर बात सिर्फ इतनी है कि जनता को क्या फायदा होगा। को फायदा ये होगा कि जिस तरह से गुजरात मॉडल तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और यहाँ से जाकर प्रधानमंत्री बने, जो गुजरात मॉडल लेकर गए, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी निजीकरण के रूप में। देश के जो सारे अच्छे आयाम थे, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि जो हमारे प्रॉफिट वाले जो आयाम थे उनको भी बेच दिया है, कहीं ना कहीं निजीकरण उसका किया गया है जी। हुआ था गुजरात, जैसे प्राथमिक जो प्राइमरी जहाँ शिक्षा जो मिलनी चाहिए थी, वहां से उनको इसका निजीकरण शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग बैठे हुए थे, उन व्यापारियों से लेकर बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, इसके पीछे इनका इन्वॉल्वमेंट, और वो सारी स्कूलें, यहाँ गुजरात बात करें तो जिस तरह से स्कूल जो उनका जो निजीकरण किया गया, वो ज्यादा बढ़ावा दिया गया। कॉलेजेस जो थे, या तो विश्वविद्यालय की अगर यहाँ पर बात करें तो ये सारी जो बातें यहाँ शिक्षा से शुरुआत की थी उन्होंने, वो अभी दिल्ली में जाके खत्म तो नहीं होने वाली है, क्योंकि
जहां तक जहाँ कांग्रेस के शासन में पिछले सब जो अच्छे अच्छे आयाम जो देश की जनता को समर्पित किए थे हमारी सरकारों ने, वो सारे यहाँ निजीकरण, उनके दो तीन जो कॉर्पोरेट जगत के जो दो तीन बड़े नाम जो हमारे सामने आते हैं उभर कर, वो चाहे मुकेश अंबानी की बात करें या अदानी की बात करें, ऐसे जो लोग हैं उनको ये बेच दिया है पूरी तरह से। वो रिटेल मार्केट की बात शुरू करके सबसे बड़ी यहाँ जो हवाई जहाज बनाने की, यहाँ तक कि अपने देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी हाल जो कंपनी थी HAL, उसको भी किनारा करके अनिल अंबानी को जिस तरह से दे दिया गया, वो सारी वो कहीं शंका सरकार की तरफ से शंका किससे उनके ऊपर जाती है कि किस तरह से ये सरकार निजीकरण के ऊपर तुली हुई है। और वो भी जो चुने हुए दो तीन कॉर्पोरेट के जो नाम है, ये मुकेश अंबानी अदानी की जो बात हम करते हैं, तो उनकी तरह पूरी तरह से एक की तरह यहाँ से काम किया जाता है। कॉर्पोरेट इनके पास अदानी अंबानी के अलावा कोई के हिसाब से यहाँ अरे अदानी अंबानी का छोड़ा ना, आप भारत पेट्रोलियम की बात करो ना, आप किसको भेजोगे वो अलग बात है, लेकिन ये क्यों भेज रहे हैं? ये प्रश्न है मेरा। आपको मैंने सुना है, आप बीच में मत बोलिए ना यार, मैं पूरी तरह से बात कर रहा हूँ, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। और जो दुनिया कल जी अब आप चुप हो जाइए, कल जी आप चुप हो जाइए, आपको मैंने बोलने दिया था, आप लोगों को मैंने बोलने दिया था। निजीकरण हो रहा है अभी, आप जाइए 5 रुपए का जहाँ पर वहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था 50 रुपए का हो गया है। कौन सी जगह ऐसी है जिसका निजीकरण नहीं किया गया हो? हर चीज में आपने निजीकरण, BSNL को आपने बंद कर दिया है, BSNL की जगह आपने जियो लाने के लिए प्रधानमंत्री खुद अपना फोटो छपवाते हैं वहां पर उनकी एडवर्टाइज करने के लिए। उससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? क्या एक देश का प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट का जितनी जहां पर फाइनेंस की जो लोन थी वो सारी उसकी कर्ज माफ कर दिया जाता है। 1,76,000 करोड़ के ऊपर का जो आंकड़ा है, शायद मैं कहीं गलत हूँ, कहीं मैं गलत हो रहा हूँ साहब, तो मैं उसका आंकड़ा भी आपको दे सकता हूँ जो आंकड़े यहाँ पर है। कौन से किसान या तो गरीब का जी लागत जो लगी हुई थी वो ठीक है। एनपीए का जो हिस्सा था 60% वो रिटर्न ऑफ करना पड़ा था सरकार को, यानी कहीं ना कहीं घूम फिर के जो बिजनेसमैन है उन्हें तो फायदे ही है। अगर कुछ कानून आ जाते हैं, वो कानून में कुछ ऐसी चीजें ढूंढ निकालते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से उन्हें कुछ अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर एनपीए आता है तो देश की तिजोरी पर बोझ पड़ता है, देश की जनता पर बोझ पड़ता है। सबको पता है जी, लेकिन फिर भी ठीक है, जनता के जो मुद्दे थे वो मॉनसून सत्र के बाद भी ऐसे के ऐसे रह गए। वो चाहे महंगाई हो, वो चाहे बेरोजगारी हो, और हुआ क्या? मुद्दे है ना, कुछ भी नहीं। 20 बिल पारित हो गए। अब उसमें भी जो असर होगी वो तो देखिए, क्योंकि बहस तो हुई ही नहीं है और जनता तो ज्यादातर अनजान है। जनता तो ज्यादातर अनजान है कि ये 20 बिल कौन से है और इसका असर क्या देखने को मिलेगा, इसके बिल कौन से है और असर क्या देखने को मिलेगा। तो ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया जी, आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा ये मुद्दा था कि क्यों संसद बन गया अखाड़ा, मार्शल लॉ लाना पड़ा। यह कितनी शर्मनाक बात थी। जब हम अंतर्राष्ट्रीय पर एक छवि बनाने की बात करते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, ऐसे दृश्य संसद में कितने ऊंची। अब आपको गौर करने वाली बात यह थी कि आज तक आपने काफी चर्चाएं सुनी होगी, शायद पेगासस के बारे में सुना होगा, या फिर विपक्ष ने जिस तरीके से साइकिल लेके निकले थे, उन्होंने जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत है, चलो जनता का ही प्रश्न है, उस पर विरोध किया था, वो आपने सुना होगा। फिर आपने देख रहे हो ये धक्का मुक्की जो हो रही है, उसके दृश्य, हाथापाई के दृश्य आप देख रहे हो। लेकिन इस बीच जो जनता नहीं जानती कि 20 बिल पारित हो गए। इसमें से 6 बिल जो ज्यादातर कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ही जैसे कि बनाए गए हो वैसा दिखाई दे रहा है, ऐसी बातें भी हो रही है। प्रश्न यहां पर यही है कि जनता को क्या मिला। मॉनसून सत्र तो चलो खत्म हो गया,
जो अवधि थी उसकी, उससे पहले ही एक खत्म हो गया। हंगामा भी हमने देख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी वो वहां की वहां ही रह गई। 20 बिल पारित हो गए हैं, लेकिन जनता को क्या मिलेगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये 20 बिल आए हैं, सही में इससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान होता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।